स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिनियम में मानसिक बीमारी और हीमोफीलिया सहित 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। 2. यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के मानक विकलांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिले। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में मानसिक बीमारी और हीमोफीलिया सहित 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है, अतः कथन 1 सही है। दिव्यांग व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दिव्यांगता है, जो बाधाओं के साथ मिलकर दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी दिव्यांगता 40% से कम न हो। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31(1) यह सुनिश्चित करती है कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क विकलांग बच्चों को अपनी पसंद के पड़ोस या विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यह प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को दरकिनार करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग की वर्ष 2024 में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी में गैर संचारी रोगों में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। 2. अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में होने वाली सभी मृत्यु में से 3/4 मृत्यु गैर संचारी रोगों यानी एनसीडी के कारण होंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी कम और मध्यम आय वाले देशों में बढ़ती उम्र की आबादी और गैर संचारी रोगों में वृद्धि की जनसांख्यिकी बदलाव पर जोर देती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में होने वाली सभी मृत्यु में से 3/4 मृत्यु एनसीडी के कारण होंगी, जो हृदय संबंधी समस्याओं, कैंसर, श्वसन संबंधी बीमारियों और मधुमेह जैसे बीमारियों की बढ़ती दरों के कारण होंगी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IMEC से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पूर्वी और पश्चिमी नोड्स के बीच पारगमन समय को तेज नहर के माध्यम से परिवहन की तुलना में 40% और लागत को 30% तक कम कर देगी। 2. इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बढ़ने से कॉरिडोर की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC का लक्ष्य स्वेज नहर मार्ग की तुलना में पारगमन समय को 40% और लागत को 30% कम करना है, अतः कथन 1 सही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विशेष रूप से 7 अक्टूबर 2023 से IMEC में सऊदी अरब और जॉर्डन की भागीदारी को प्रभावित किया है। इससे कॉरिडोर के पश्चिमी खंड पर देरी हो रही है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु परिवर्तन से संबंधित नुकसान और क्षति के लिए कमजोर देशों को मुआवजा देने के लिए COP28 में हानि तथा क्षति कोष यानी LND फंड की स्थापना की गई थी। 2. विकासशील देशों में वर्ष 2050 तक जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षति की अनुमानित आर्थिक लागत प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन से $1.8 ट्रिलियन के बीच पहुंचने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित देशों की सहायता के लिए COP28 में हानि और क्षति कोष यानी LND कोष की स्थापना की गई थी। इसके निर्माण के बाद 23 देशों ने कुल $700 बिलियन देने का संकल्प लिया। हालांकि यह योगदान वास्तविक आवश्यकताओं से कम है, अतः कथन 1 सही है। विकासशील देशों में जलवायु से संबंधित नुकसान और क्षति की अनुमानित आर्थिक लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।
जो वर्ष 2050 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच पहुंच जाएगी। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग यानी IMTTH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IMTTH परियोजना के पूरा हो जाने पर मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री मार्ग को दरकिनार करते हुए भारत और थाईलैंड के बीच सीधा स्थलीय संपर्क स्थापित हो जाएगा। 2. IMTTH परियोजना भारत के एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, जो थाईलैंड और म्यांमार सहित आसियान देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग यानी IMTTH परियोजना के पूरा हो जाने पर मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री मार्ग को दरकिनार करते हुए भारत और थाईलैंड के बीच सीधा स्थलीय संपर्क स्थापित हो जाएगा। अतः कथन 1 सही है। IMTTH आसियान देशों के साथ संपर्क में सुधार, आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और विशेष रूप से थाईलैंड तथा म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ाकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है। अतः कथन 2 सही है। इस कॉरिडोर की स्थापना करके भारत का लक्ष्य चीनी नियंत्रित बुनियादी ढांचे वाले व्यापार मार्गों पर अपनी निर्भरता को कम करना है, जिससे आसियान बाजार तक अधिक स्वतंत्र पहुंच की अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के प्रकार और कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ता मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जो अक्सर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में उच्च उपभोक्ता खर्च के कारण होती है। 2. मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है, जिसमें मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की उच्च लागत या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे बढ़ती मजदूरी, कच्चे माल की उच्च लागत या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान शामिल हो सकते हैं। इन बढ़ी हुई लागतों के कारण व्यवसाय कीमतें बढ़ाने लगते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब उपभोक्ता मांग अधिक होती है, जो उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है, जो अक्सर मजबूत आर्थिक अवधि के दौरान बढ़े हुए खर्च के परिणाम स्वरूप होती है। यह अतिरिक्त मांग कीमतों को बढ़ाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अंतर्निहित या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें बढ़ती मजदूरी से उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे व्यवसाय कीमतें बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह मूल्य वृद्धि तब श्रमिकों को उच्च मजदूरी की मांग करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बढ़ती लागत और कीमतों का एक सतत चक्र बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, IBC में परंपरागत रूप से ऋणदाताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है तथा शुरुआती मामलों में ऋणदाताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कथन 2, IBC के अंतर्गत हाल के मामले ऋणदाताओं के लिए अधिक अनुकूल वसूली की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां वसूली स्वीकृत दावों से अधिक हो गई है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC के शुरुआती वर्षों में लेनदारों को अक्सर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। कई मामलों में भारी कटौती की जाती थी, जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के उच्च स्तर और संकटपूर्ण स्थितियों को दर्शाती थी, जिन्हें शासन को शुरू में संबोधित करना था। अतः कथन 1 सही है। हाल ही में IBC के तहत दर्ज मामलों में लेनदारों के लिए बेहतर वसूली की प्रवृत्ति देखी गई है। कुछ मामलों में तो संविदात्मक प्रावधानों या प्रतिस्पर्धी बोली के कारण लेनदारों ने स्वीकार किए गए दावों से भी अधिक वसूली की है, जो अधिक लेनदार अनुकूल ढांचे की ओर बदलाव का संकेत है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प B सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अतः कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सतत और लचीले ऊर्जा परिवर्तन के प्रति भारत के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का लक्ष्य केंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों से विकेंद्रीकृत प्रणालियों की ओर स्थानांतरित होना है, जिसमें वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2,
भारत के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अपशिष्ट से मूल्यवान सामग्री बचाकर खनिज सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सतत और लचीले ऊर्जा परिवर्तन के प्रति भारत का दृष्टिकोण। भारत अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा सहित वितरित अक्षय ऊर्जा जैसी विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अतः कथन एक सही है। भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहा है, खासतौर पर सौर ऊर्जा अवसंरचना से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में, ताकि मूल्यवान खनिजों को पुनः प्राप्त किया जा सके और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, अतः कथन दो सही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के विपरीत भारत का दृष्टिकोण संरक्षणवादी औद्योगिक नीतियों को हतोत्साहित करना है। इसके बजाय भारत का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को एकीकृत करना है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सहयोग और अन्योन्याश्रय को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्तियों के विध्वंस पर हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बिना उचित प्रक्रिया के अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करना मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 2, नए दिशा निर्देशों के तहत अनधिकृत ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ध्वस्त संपत्तियों की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में संपत्तियों के विध्वंस पर निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए केवल अपराध के आरोपी लोगों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करना मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, अतः कथन एक सही है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जो अधिकारी इसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके अनधिकृत विध्वंस करते हैं उन्हें ध्वस्त संपत्तियों की बहाली के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अतः कथन दो सही है। न्यायालय के निर्देश सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं। न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि उसके निर्देश सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, गलियों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों के पास के क्षेत्रों में स्थित अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 शारीरिक और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी से संबंधित है। 2, मिशन वात्सल्य तस्करी के शिकार बच्चों को सहायता प्रदान करता है। 3, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें यौन तस्करी जैसी गतिविधियां भी शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव तस्करी से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1), इसके तहत मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, यह वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु होने वाली तस्करी को रोकने पर केंद्रित है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, यह यौन शोषण, दास्ता और अंग निकालने हेतु की जाने वाली मानव तस्करी को रोकने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012, यह बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से बचाने पर केंद्रित है। तस्करी रोधी प्रकोष्ठ यानी ATC, तस्करी रोधी कार्रवाइयों के समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित मानव तस्करी रोधी इकाइयां यानी AHTU। गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी पर कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया से निपटने के लिए AHTU की स्थापना की है, जिसमें विधायी, कल्याण और प्रचार संबंधी पहलू शामिल नहीं है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के विषय है। मिशन वात्सल्य कार्यक्रम, यह तस्करी सहित अपराध के शिकार बच्चों को सहायता प्रदान करता है, अतः कथन दो सही है। तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड के लिए एक प्रोटोकॉल शामिल है। भारत ने कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया तथा मानव तस्करी संबंधी प्रोटोकॉल के अनुरूप आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को क्रियान्वित किया। हालांकि UNCTOC संगठित आपराधिक समूह को परिभाषित करता है, लेकिन संगठित अपराध के लिए कोई परिभाषा नहीं देता है।
स्पष्ट परिभाषा का अभाव सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड एलनबरो के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। 1833 के चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में दास प्रथा के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद भारतीय दासता अधिनियम 1843 पारित किया गया, जिससे पूरे भारत में दास प्रथा को अवैध बना दिया। उस समय लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, व्यक्तियों को शोषण से बचाता है और उनकी स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को सुनिश्चित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मानव एवं भिखारियों का अवैध व्यापार तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है तथा इस प्रावधान पर कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एंटी डंपिंग शुल्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन पर समझौता विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी डंपिंग उपायों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करता है। 2. एंटी डंपिंग उपाय विश्व व्यापार संगठन के सदस्य द्वारा की गई द्विपक्षीय कार्यवाहियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।